नमस्कार मित्रों, मैं हनुमान सोनी HPS एजुटेक यूट्यूब चैनल में जोधपुर से आपका स्वागत करता हूं। साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं कि कल हमने जो वीडियो अपलोड की थी भारत का मानचित्र और स्टेट्स की अवस्थिति, उसमें एक मुझसे गलती हुई थी। जब हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए 31 अक्टूबर 2019 को जो अलग किया गया, मैं तारीख बोली थी, उस समय मैंने इंदिरा गांधी जी का नाम लिया था, उनकी मृत्यु का। तो वहां पर बोल दिया था 31 अक्टूबर 2019 को हुई, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। 31 अक्टूबर का दिन इंदिरा गांधी जी के लिए दोस्तों माना जाता है, लेकिन उनकी मृत्यु 1984 में हुई थी, उस समय गलती से निकल गया। दूसरी बात दोस्तों, आप सब भाई लोगों का प्यार हमें मिल रहा है, आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, और मैं यह मानता हूं कि आपको अच्छी से अच्छी क्वालिटी वीडियो में मिल रही होगी। और भी कोई कमी हो तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप लिखें ताकि मैं उनको सुधार सकूं। और दोस्तों आप विश्वास बनाकर रखिएगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर देने का प्रयास करूंगा। और आपसे विनम्र निवेदन है कि हर उस भाई तक इस वीडियो की लिंक को पहुंचाएं और HPS एजुटेक की लिंक को पहुंचाएं ताकि हर उस भाई को फायदा मिल सके। ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करते हुए दोस्तों मैं आता हूं तुरंत इस मुद्दे पर। हमने शुरुआत की थी संविधान से दोस्तों, और संविधान में मैं पहला पार्ट करवाया था, संविधान का अर्थ व विशेषताएं। उस वीडियो को आपने बहुत ज़्यादा पसंद किया है और देखा भी है। दूसरा टॉपिक लेकर आता हूँ प्रस्तावना। एक बात बोल देता हूँ दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। 30-35 मिनट में आपको वो प्रोवाइड करवा दूंगा जो आपने किसी भी YouTube चैनल पर आप ढूंढ लेना, आपको प्रोवाइड नहीं होगा, लेकिन विश्वास बनाकर रखिएगा। दूसरी बात दोस्तों, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मेरा भी हौसला बढ़ता है। और कहीं पर आपको कमजोरी भी लगती है तो डिसलाइक भी कर दें आप, कोई बात नहीं, लेकिन दोस्तों मुझे पता तो चले कि हमारे अंदर कुछ कमी है। और नहीं तो दोस्तों लाइक करना ना भूलें। आइएगा सीधा टॉपिक पर। हम बात करेंगे दोस्तों प्रस्तावना। क्या है प्रस्तावना? प्रस्तावना हम क्यों पढ़ते हैं? हर एग्जामिनेशन में आपको प्रस्तावना में किसी न किसी पर शब्द पर आपको सवाल मिल जाता है। तो हम 7 टॉपिक में प्रस्तावना को क्लियर करेंगे। सबसे पहले अपन देखेंगे दोस्तों प्रस्तावना का परिचय। फिर अपन देखेंगे प्रस्तावना के महत्व, प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण वाद या निर्णय। महत्वपूर्ण वाद या निर्णय। आप विश्वास रखिएगा साथियों, आपको एक बार ये वीडियो देखने के बाद मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि आपको प्रस्तावना से संबंधित कहीं पर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक बार जरूर देने, गारंटी देता हूं। अगर नहीं हो जाए, ऐसा हो जाए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बोल देना कि आपने झूठ बोला। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, आगे देखिएगा। तीसरी बात, हम महत्वपूर्ण वाद और निर्णय देखने के बाद में देखेंगे दोस्तों एकमात्र संशोधन। फिर अपन देखेंगे, यह सब प्रस्तावना से संबंधित हो गए साथियों। फिर अपन देखेंगे महत्वपूर्ण कथन। फिर अपन महत्वपूर्ण शब्दावली और लास्ट में अपन देखेंगे दोस्तों प्रस्तावना के उद्देश्य। इन 6 टॉपिक में मैं आपको गारंटी देता हूं साथियों कि प्रस्तावना से संबंधित सवाल बाहर नहीं जाएगा, और अगर यहां से बाहर जाएगा तो फिर वो बाहर ही जाएगा, वो सवाल नया ही होगा। ये आप विश्वास बनाकर रखिएगा। चलिए हम बात कर रहे हैं दोस्तों प्रस्तावना। आप जो मैं बोल रहा हूं उसकी आवाज पर ध्यान दें और उसको नोट्स बनाएं, और आप एक बार समझ में नहीं आने पर दूसरी बार वापस उस वीडियो को समझें। ज्यादा समय नहीं लेते हुए दोस्तों, सबसे पहले हमने देखा है प्रस्तावना का परिचय। तो मैं इनको मिटा रहा हूं, आपने ये देख लिया होगा और आपको लिखकर समझाऊंगा। प्रस्तावना का परिचय। साथियों, हमारा संविधान जो निर्मित हुआ था वो एक संविधान सभा ने तैयार किया था, और उस संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। उसी दिन सबसे बुजुर्ग सदस्य थे सच्चिदानंद स्वरूप सिन्हा, उनको संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। जस्ट 2 दिन बाद में 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई, तो उस समय स्थायी अध्यक्ष हमारे आदरणीय
प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी सदस्य बनाया गया। जस्ट 2 दिन बाद बात आती है, बहुत गहराई से सुने दोस्तों, प्रस्तावना आखिर है क्या, आई क्या, इसी प्रस्तावना को ध्यान रखें, उद्देशिका के नाम से भी जानते हैं। तो यह आई कहां से दोस्तों, देखिएगा, उद्देशिका भी कहते हैं। प्रस्तावना को अंग्रेजी में दोस्तों प्रीएम्बल कहते हैं या प्रीफेस भी कहते हैं। कभी कभी हिंदी मानक भाषा शब्दावली के जो प्रश्न आते हैं उसमें पूछ लिया जाता है। चलिएगा, आइएगा मुद्दे पर। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और सर्वाधिक कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री, हर एक लाइन में आपको सवाल मिलेगा, आप गहराई से सुनिएगा। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस संविधान सभा के सामने एक प्रस्ताव रखा और उस प्रस्ताव को ही दोस्तों अपन उद्देश्य प्रस्ताव कहते हैं। वो प्रस्ताव काफी विचार विमर्श करने के बाद में 22 जनवरी, याद रखिएगा साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट तारीख है, 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से पारित हुआ, जिसे आज अपन प्रस्तावना कहते हैं। 13 दिसंबर 1946 को रखा गया, 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ। दोस्तों अब बात यह आती है कि इसको उद्देशिका ही क्यों कहते हैं, यह प्रस्ताव का नाम उद्देश्य प्रस्ताव क्यों था। तो दोस्तों यह प्रस्तावना जो है वो दस्तावेज है, वो एक महत्वपूर्ण आईना है जो हमें संविधान के उद्देश्यों को दर्शाती है, संविधान के उद्देश्यों के बारे में हमें बताती है। यह प्रस्तावना के अंतर्गत संपूर्ण संविधान का स्वरूप हमें दोस्तों प्रस्तुत होता है, इसीलिए इसे उद्देश्य प्रस्ताव या उद्देशिका के नाम से जाना जाता है। कंसेप्ट क्लियर। दूसरा टॉपिक, अब दोस्तों सुनिएगा, दूसरी बात अब मैंने की थी महत्वपूर्ण वाद या निर्णय। यह क्या होता दोस्तों, देखिएगा, संविधान में हो चाहे प्रस्तावना में हो, जब संशोधन होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों कुछ न कुछ वाद विवाद होते हैं। उन वाद को ही, जो वाद होता है वो महत्वपूर्ण एक नाम से जाना जाता है, वो इस प्रस्तावना में भी हुए थे। वो क्या थे, तो इसके लिए दोस्तों 4 महत्वपूर्ण वाद है जो आप बहुत गहराई से समझिएगा। सबसे पहला वाद आया था दोस्तों, उसका नाम था 1960 का बेरूबारी वाद। उसके बाद में दूसरा आया था 1967 में गोलकनाथ बनाम पंजाबवाद। आप ध्यान से सुनिए दोस्तों, पंजाबवाद। तीसरा जो वाद आया, जो भारत का सबसे प्रसिद्ध वाद हुआ दोस्तों, इससे फेमस कोई वाद नहीं हुआ, आप ध्यान से सुनिएगा, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद। आप समझिएगा वाद, वो था 24 अप्रैल 1973 को आया था दोस्तों, 1973 को। और चौथा वाद आया था दोस्तों एसआर बंबई बनाम भारत संघ। ये एसआर जो बंबई है दोस्तों, हालांकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, एसआर बंबई बनाम भारत संघ, यह 1994 में आया था। 4 वाद दोस्तों हमारी प्रस्तावना से संबंधित आए थे। पहला वाद 1960 में बेरूबारी का वाद, दूसरा 1967 में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद। इन दोनों ही वाद में, प्रथम और द्वितीय में, सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की इस प्रस्तावना की व्याख्या करते हुए कहा था कि प्रस्तावना जो है संविधान का अंग नहीं है साथियों, संविधान का अंग नहीं है, इसलिए प्रस्तावना में आप संशोधन नहीं कर सकते। तो दोस्तों इन 2 वाद में संविधान का अंग नहीं माना गया और संशोधनीय नहीं माना गया। अब दोस्तों जस्ट 13 साल बाद में 24 अप्रैल 1973, आप इस 24 अप्रैल की तारीख को बहुत याद रखें दोस्तों। 24 अप्रैल को राजस्थान का पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को याद रखें। बाकी 25 जनवरी को तो आपको पता ही है, मतदाता दिवस है ही, कोई डरने की बात नहीं है। 24 अप्रैल 1973 में
13 न्यायाधीशों की, 13 न्यायाधीश थे दोस्तों, इसमें ध्यान रखना 13 न्यायाधीशों की एक बैठक हुई और उस बैठक में यह वाद आया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद, जो भारत का सबसे प्रसिद्ध वाद था। इस वाद में दो बातें आप महत्वपूर्ण याद रखिएगा। सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय ने इस निर्णय को बदलते हुए यह माना कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, संविधान का भाग है और संसद कानून बनाकर इसमें संशोधन कर सकती है। समझ में आ गई होगी आपको बात। फिर दोस्तों दूसरी बात, यह बात तो बता दी कि संसद जो है संशोधन कर सकती है, तो उसने एक कंडीशन रखी कि संसद इसमें संशोधन कर सकती है लेकिन मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। इसीलिए बेसिक स्ट्रक्चर या मूल ढांचे का जो सिद्धांत है वो दोस्तों केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में ही आया था। फिर चौथा, SR बंबई बनाम भारत संघवाद 1994। इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान की आधारभूत संरचना है। दोस्तों इस लाइन को जरूर याद रखें क्योंकि एग्जामिनर बहुत गहराई से घुमाकर सवाल पूछता है, पता होने के बावजूद भी सवाल गलत हो जाता है। SR बंबई बनाम भारत संघ 1994 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान की आधारभूत संरचना है। तो यहां पर अब बात हो गई कि आप प्रस्तावना मूल संविधान का भाग है और आप संशोधन कर सकते हैं। तो देखिएगा, तो तीसरा हमारा टॉपिक आता है कि महत्वपूर्ण संशोधन, वो एकमात्र आज तक दोस्तों हमारी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में एकमात्र संशोधन हुआ है। एकमात्र संशोधन याद रखिएगा, एक बार ही संशोधन हुआ है और उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे दोस्तों। रिपीट कर रहा हूं, प्रस्तावना में जब ये दोस्तों केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का निर्णय आया तब से एकमात्र संशोधन हुआ 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ। आपको लगे हाथों बता देता हूं, भारत में खूब संशोधन हो चुके हैं संविधान में, लेकिन दोस्तों 42वें संविधान संशोधन में सबसे ज्यादा प्रावधान जोड़े गए और बदले गए। इसीलिए इस संविधान संशोधन को मिनी संविधान या लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। इस संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में 3 नवीन शब्द जोड़े गए। आप इन शब्दों को याद रखिएगा दोस्तों। समाजवादी यानी कि सोशलिस्ट, पंथ निरपेक्षता यानी कि सेक्युलर, पंथ निरपेक्षता जिसे सेक्युलर कहते हैं, और तीसरा अखंडता जिसे अपन इंटीग्रिटी के नाम से जाना जाता है। यह 3 शब्द जोड़े गए किसके तहत? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि मूल प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं था, तो ये 3 नहीं थे, या ऐसा पूछा जा सकता है कौन से शब्द कब और जोड़े गए। तो इन 3 शब्दों को आप याद जरूर रखिएगा। आगे चलते हैं साथियों, तो देखिएगा यह एकमात्र संशोधन हुआ है। लगे हाथों आपको बताता हूं, प्रस्तावना में दोस्तों संघीय शब्द, कौन सा शब्द? संघीय शब्द। यह जो शब्द है इस शब्द का उल्लेख कहीं पर भी नहीं है। यह भी एक बार सवाल पूछा हुआ है, इसलिए ध्यान रखें कहीं पर भी नहीं है। चलिए अब देखिएगा अपन बात करें चौथी। मैं आपके सामने प्रस्तावना बोल रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। हर किताब के कवर पे पीछे वाले पेज पर आती है, लेकिन हमने कभी ध्यान नहीं दिया। प्रस्तावना हमारे संविधान का बहुत बड़ा एक दर्पण है दोस्तों, इसी में सब कुछ संविधान की झलक मिलती है। सुनिएगा आप, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता तथा प्रतिष्ठा और अवसरों की समता को प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता व अखंडता को बढ़ावा देने के लिए और समान भ्रातृत्व की भावना को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख, ध्यान रखना वहां पर तारीख लिखी हुई है, 26 नवंबर
26 नवंबर 1949। मिति, हिंदी में दोस्तों कोष्टक में यह भी लिखा हुआ है मिति मार्गशीर्ष यानी इसका मतलब राजस्थानी में होता है दोस्तों मिंगसर का महीना। मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2006 लिखा हुआ है दोस्तों, ध्यान रखना। बहुत अच्छा सवाल बन जाता है कभी कभी इस पर। विक्रम संवत 2006 को एतद द्वारा हम अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यह हमारी प्रस्तावना है। इस प्रस्तावना में संपूर्ण संविधान के उद्देश्यों को दर्शाया गया है। चलिए हमारा चौथे मुद्दे पर आते हैं अपन। प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण कथन। देखिएगा क्या है महत्वपूर्ण कथन प्रस्तावना संबंधित, आइएगा। सबसे पहला कथन दिया था दोस्तों ठाकुरदास भार्गव ने, याद रखिएगा ठाकुरदास भार्गव। क्या कहा था, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। संविधान की आत्मा। अब देखिएगा यहां पर आपका सवाल गलत हो जाता है। संविधान की आत्मा दोस्तों, संविधान में 3 प्रावधान है। मौलिक अधिकार भी संविधान की आत्मा है, लेकिन वो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। आर्टिकल 32 जिसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, वो भी संविधान की आत्मा है, लेकिन वो भीमराव अंबेडकर ने कहा था। और दोस्तों संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहने वाले ठाकुरदास भार्गव थे। सवाल यह आता है कि अगर आपको पूछ लिया जाए संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, ऐसा प्रश्न आ जाए और ऑप्शन में प्रस्तावना हो, तो आप आंख बंद करके प्रस्तावना ही कीजिएगा, क्योंकि जब तक किसी पर्सनल व्यक्ति का नाम नहीं हो तब तक आप प्रस्तावना को ही मानेंगे। तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा ठाकुरदास भार्गव ने कहा था। दूसरे व्यक्ति है दोस्तों N.A. पालकीवाला, उसका नाम आप याद रखें, प्रसिद्ध राजनीति के जो है N.A. पालकीवाला। उन्होंने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। प्रस्तावना संविधान का क्या है, परिचय पत्र है। तीसरे व्यक्ति थे दोस्तों अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि प्रस्तावना जो है दोस्तों हमारे दीर्घकालीन सपनों का एक विचार है। यानी प्रस्तावना संविधान के दीर्घकालिक सपनों का एक विचार है। यह कहने वाले थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। दोस्तों अगले व्यक्ति थे जिनका नाम हम लेते हैं K.M. मुंशी। उन्होंने 2 बातें कही थी, उसका भी नाम आप याद रखें, K.M. मुंशी। क्या कहा था K.M. मुंशी ने, देखिएगा। K.M. मुंशी ने प्रथम बात कही थी कि प्रस्तावना जो है संविधान की राजनीतिक कुंडली है। प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक कुंडली है। दोस्तों मेरी स्पीड थोड़ा आपको ज्यादा लग रही होगी, लेकिन मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड करवा सकूं। इसलिए दोस्तों आप वीडियो को एक बार नहीं देखकर 2 बार आराम से देखें और इसके नोट्स बनाएं। K.M. मुंशी ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक कुंडली है। दूसरी बात और कही थी उन्होंने दोस्तों, दूसरा कंसेप्ट दिया, उन्होंने कहा कि प्रस्तावना हमारे संप्रभु देश के लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। रिपीट कर रहा हूं, ऐसी लाइनें दोस्तों 2013 के आरएस में यह राजनीतिक कुंडली पूछ लिया था, इसलिए ध्यान रखें। संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है, यह भी कहने वाले हमारे कौन थे, हमारे क्या नाम इसका, K.M. मुंशी। ठीक है, इन चारों का नाम आप याद रखें, इनसे अलावा कोई कथन आपको नहीं मिलेगा। चलिए अब आगे बात करते हैं अपन, महत्वपूर्ण बात देखते हैं, उसके बाद अपन प्रस्तावना के संपूर्ण उद्देश्यों पर बातचीत करेंगे। आएगा अब दोस्तों अपन देखते हैं, प्रस्तावना का परिचय हुआ, महत्वपूर्ण वाद हो गए, महत्वपूर्ण कथन हो गया, एकमात्र संशोधन हो गया। अब दोस्तों हम बात करेंगे प्रस्तावना के उद्देश्य, यह क्या चीज है। हमारे संपूर्ण संविधान के जो उद्देश्य है वो दोस्तों प्रस्तावना में मिलते हैं। और आपको बता देता हूं, प्रस्तावना के माध्यम से ही भारतीय नागरिकों को संविधान के द्वारा जो उद्देश्य है उनकी पूर्ति की जाती है। आपको पता होगा इनमें मिलती है। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं, प्रस्तावना में लिखा हुआ है हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग,
यहां से दोस्तों 2 बार बहुत अच्छा सवाल बन चुका है। सबसे पहले देखिएगा, प्रस्तावना शब्द का विचार भारतीय संविधान में कहां से लिया गया? तो सबसे पहले उत्तर लिखेगा अमेरिका। प्रस्तावना का विचार भारतीय संविधान में अमेरिका से आया और अमेरिका के संविधान से ही यह शब्द लिया गया, हम भारत के लोग। हम भारत के लोग, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों कि भले ही भारत में संविधान सर्वोच्च है, लेकिन संविधान का सोर्स यानी स्रोत जो है वो जनता है, यानी भारत की जनता है, जनता ही सर्वोपरि है। समझ में आ गई बात। दूसरी बात, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ध्यान से सुनिएगा, एक एक शब्द पर बात कर रहा हूं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका मतलब क्या होता है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका मतलब होता है साथियों, भारत जो है अपने विदेश नीति के बाहरी मामलों में तथा आंतरिक मामलों में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, अपने निर्णय स्वयं लेता है, कोई बाहरी दबाव नहीं आ सकता। इसका मतलब है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, जिसे अंग्रेजी में सॉवरजिनिटी के नाम से जानते हैं। क्लियर? तीसरी बात, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, 42वें कॉन्स्टिट्यूशन में जो 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, इंटीग्रिटी, इनका मतलब है समाजवादी का मतलब था दोस्तों शासन की वो प्रणाली जिसमें उत्पादन व वितरण के साधनों पर स्वामित्व जो होता है, कंट्रोल जो होता है वो सरकार का हो, ताकि नागरिकों का सर्वांगीण विकास हो सके, कोई पूंजीपतियों के हाथ में नहीं जाए, यानी निजीकरण कम हो और सार्वजनिकवाद को ज्यादा बढ़ावा दिया जाए। लेकिन दोस्तों 1991-92 की जो ये आर्थिक उदारीकरण की जो नीति आई थी एलपीजी, उसके बाद प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण पर ज्यादा बढ़ावा दिया जाने लगा है। भले ही ये एलपीजी आ गई हो, लेकिन समाजवादी आज भी हमारे समाजवाद का प्रभुत्व ज्यादा है, उत्पादन के साधनों पर सरकार का स्वामित्व है। पंथ निरपेक्ष, जिसे अपन सेक्युलर कहते हैं साथियों, पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है हमारे भारत देश का, यहां पर दोस्तों मैं भूल गया, हम भारत के लोग और भारत को आप याद रखें, यहां पर भी सवाल पूछ लिया दोस्तों, भारत के लोग, हम भारत को, प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 2 बार हुआ है साथियों, 2 बार। भारत, हम भारत और भारत के लोग, तो भारत को संपूर्ण प्रभुत्व 2 बार हुआ है। फिर पंथ निरपेक्षता का मतलब यह होता है कि भारतीय संविधान में कोई राजकीय धर्म नहीं माना गया, भारत का कोई एक धर्म विशेष धर्म नहीं होगा, सभी धर्मों को समान महत्व दिया जाएगा, अलग से कोई स्पेसिफिक राजकीय धर्म नहीं होगा। अखंडता, भारत एक राज्यों का संघ है, यूनियन इज द स्टेट्स एंड टेरिटोरीज, यानी भारत जो है कोई समझौते का परिणाम नहीं है दोस्तों, एक राज्यों का संघ है। अगला, अब देखिएगा, तो हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य या गणतांत्रिक बनाने के लिए, लोकतांत्रिक का मतलब दोस्तों शासन की जो शक्ति, जो सरकार होती है वो जनता के द्वारा ही निर्वाचित हो, जनता में से ही हो और जनता पर ही शासन करती हो। यानी जैसे अब्राहम लिंकन साहब का वो स्टेटमेंट, हम जनता के द्वारा और जनता के लिए ही शासन, यानी लोकतांत्रिक। और दूसरा गणराज्य या गणतांत्रिक, यह दोस्तों फ्रांस से लिया गया कंसेप्ट है, जिसका मतलब यह होता है कि भारत का जो देश का सर्वोच्च पदाधिकारी यानी जो राष्ट्रपति होता है, वो दोस्तों वंशानुगत पद ने होकर के निर्वाचित होता हो, भले ही वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हो। तो हमारे भारत का प्रथम नागरिक, याद रखना, प्रथम नागरिक दोस्तों राष्ट्रपति जी को कहते हैं। तो राष्ट्रपति जो होता है वो वंशानुगत न होकर के क्या होते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुनकर भेजे गए प्रतिनिधियों के द्वारा निर्वाचित होते हैं, अप्रत्यक्ष होते हैं दोस्तों, अप्रत्यक्ष। इसीलिए भारत गणराज्य है। तो आपको पता है 26 जनवरी 1950 को संविधान जब पूर्ण रूप से लागू हुआ, तो दोस्तों उसी दिन से भारत जो है गणराज्य बना। उससे पहले भारत एक डोमिनियन स्टेट्स यानी अधिराज्य था।
आपको सवाल पूछा जा सकता है भारत गणतांत्रिक देश कब बना, तो 26 जनवरी 1950। इसी की याद में आपको पता होगा 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे मनाते हैं। अब दोस्तों देखिएगा, अब महत्वपूर्ण उद्देश्य है प्रस्तावना में हमें कर्म अनुसार ध्यान रखिएगा दोस्तों, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय, यह 3 प्रकार का न्याय प्रस्तावना और संविधान के द्वारा दोस्तों भारतीय नागरिकों को प्रदान किया गया है। ध्यान रखिएगा, कर्म ध्यान रखिएगा दोस्तों, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय 3 प्रकार का न्याय है। यह कंसेप्ट कहां से लिया गया दोस्तों, यह कंसेप्ट जो है 1917 में रूस की बोल्शेविक क्रांति हुई थी, वहां से उठाया गया कंसेप्ट है, याद रखिएगा। यह जो प्रावधान है यह हमारे भारतीय संविधान में दोस्तों नीति निर्देशक तत्व है जिसमें अनुच्छेद 38 है, उसमें भी यह बात मिलती है। तो 2 जगह पर मिलता है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का कंसेप्ट। उसके बाद में आप यह देखिएगा 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं दोस्तों, 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रस्तावना में आपको मिलती है, ध्यान रखिएगा। हालांकि मौलिक अधिकारों में आर्टिकल 19(1) में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं वर्तमान में, लेकिन प्रस्तावना में 5 है। कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म व उपासना की स्वतंत्रता। यह 5 प्रकार की स्वतंत्रता हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देखने को मिलती है। यह दोस्तों यह कंसेप्ट भी हमें 2 जगह देखने को मिलता है, एक प्रस्तावना में, एक मौलिक अधिकार का आर्टिकल 19(1) में। अगली बात है दोस्तों, 2 प्रकार की समता यानी समानता हमारे को प्रदान करता है भारतीय संविधान, प्रतिष्ठा व अवसरों की समानता। हालांकि हम आगे एक एक टॉपिक पर बातचीत करेंगे दोस्तों, प्रतिष्ठा व अवसरों की समानता, जिसमें दोस्तों आप ध्यान रखिएगा यह कंसेप्ट भी हमें 2 जगह पर मिलता है, एक तो प्रस्तावना में, दूसरा मौलिक अधिकार। जब हम पढ़ते हैं तो इक्विलिटी का जो अधिकार होता है दोस्तों, समानता का, आर्टिकल 14 से 18 जिसमें 5 आर्टिकल होते हैं, उसमें आर्टिकल 16 में आपको मिलता है लोक नियोजन में अवसरों की समानता। तो यह भी 2 जगह मिलता है। अब दोस्तों और क्या देता है हमें भारतीय संविधान, क्या प्रोवाइड करवाता है, देखिए इसको आगे दोस्तों हमें मिलता है स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व का सिद्धांत। यह थोड़ा ध्यान रखें दोस्तों, स्वतंत्रता व समान भ्रातृत्व का जो सिद्धांत है, समान भ्रातृत्व वाला, यह जो है दोस्तों यह फ्रांस की क्रांति हुई थी दोस्तों 1789 में, उस क्रांति से लिया गया कंसेप्ट है। लुई 16वें राजा थे उस समय, शासन काल में हुई थी दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति 1789 में। स्वतंत्रता, समानता व भ्रातृत्व या बंधुत्व का जो सिद्धांत था वो लिया गया। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये बंधुत्व शब्द जो है ये हमारे को मौलिक कर्तव्य में भी देखने को मिलता है। फिर दोस्तों संपूर्ण प्रस्तावना के एक एक शब्द पर हमने बातचीत की है। आगे देखिएगा 26 नवंबर 1949 की तारीख, यह क्यों प्रसिद्ध है दोस्तों, याद रखिएगा। इस तारीख के बारे में आपको 4-5 जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं। सबसे पहले 26 नवंबर को दोस्तों विधि दिवस मनाया जाता था। कब शुरुआत हुई? सन 1979 में। 1979 में लक्ष्मीमल सिंह के प्रयासों से विधि दिवस की शुरुआत हुई 26 नवंबर को, पहला बात। दूसरी बात, 26 नवंबर को ही दोस्तों इस विधि दिवस के स्थान पर 2015 में आदरणीय भीमराव अंबेडकर जी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में विधि दिवस को संविधान दिवस का नामकरण कर दिया और संविधान दिवस के रूप में जाना गया 2015 से। अगला सवाल, 26 नवंबर को हमारा भारतीय संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ, जिसमें टोटल 16 अनुच्छेद लागू उसी दिन दोस्तों हो गए थे, जिसमें 5 से लेकर 11 तक 5 का जो है नागरिकता संबंधी प्रावधान, निर्वाचन संबंधी प्रावधान, राष्ट्रपति की शपथ है, यह उसी दिन लागू हो गए थे। तो दूसरी बात। तीसरी बात जो है दोस्तों 26 नवंबर के दिन ही दोस्तों हमारा संविधान अधिनियमित
और अंगीकृत हुआ था, जिसको संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया। एक बार सवाल आ गया था दोस्तों, मैंने देखा था कि भारतीय संविधान किसके द्वारा अपनाया गया, और ऑप्शन में थे जनता के द्वारा या संविधान सभा के द्वारा। वहां पर कंफ्यूजन हो जाती है दोस्तों, संविधान सभा के द्वारा इसको अपनाया गया। पूर्ण रूप से जो भारतीय संविधान है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो दोस्तों यह है हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना। इससे ज्यादा मैं मानता हूं बाहर नहीं जाएगा, और फिर बाहर जाएगा तो हमारे को देखना पड़ेगा। और कुछ होगा दोस्तों, कुछ छूटा होगा तो मैं अगली वीडियो में आपको सूचित कर दूंगा, आप निश्चित रहें दोस्तों। अब मैं आपको लगे हाथों 5 या 10 जीके के क्वेश्चन जो हमारे साथ में होते हैं मैं आपको बताता हूं। भारतीय संविधान में दोस्तों भाग 1 जो है, अपन जल्दी करेंगे, संघ व राज्य क्षेत्र का उल्लेख करता है, राज्य क्षेत्र का उल्लेख करता है। आर्टिकल 1 से 4 तक है, आप निश्चित रहे 1 से लेकर 395 तक जो अनुच्छेद है, आधी रात को उठकर आप बोलोगे बताओ 326 में क्या है, तो वयस्क मताधिकार होगा। बताओ 226 में क्या है, हाईकोर्ट के द्वारा जो रिट जारी की जाती है वो होगा। आपको डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आप निश्चित रहे, आपको एक एक अनुच्छेद याद करवाया जाएगा। हम जल्दी ही भारतीय इतिहास पर भी कड़ा से जारी करेंगे। दूसरा जो हमारा है दोस्तों, नागरिकता संबंधी प्रावधान भी है। यह ज्यादातर इसका जानकारी नहीं मिल पाती है, तो 5 से लेकर 11 तक यह आप थोड़ा ध्यान रखें, ताकि कई बार आपको ऑप्शन में जब आते हैं क्वेश्चन आते हैं तो ध्यान रखिएगा। जैसे आपको पूछ लिया जाता है कोई सवाल और उसमें आपको आर्टिकल 7, 15, 25 ऐसा लिखा हुआ मिलता है, तो आपको पता होना चाहिए कि 5 से 11 में 7 है, तो 7 में नागरिकता संबंधी प्रावधान होगा। यह बात आप जरूर याद रखेगा। तीसरा है दोस्तों मौलिक अधिकार, जो मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा, आप निश्चित रहें। तो दोस्तों ये हमने आज की प्रस्तावना, और आपको अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, ताकि मेरा हौसला बढ़े और मैं ज्यादा से ज्यादा आपको प्रोवाइड करवा सकूं। थैंक यू दोस्तों, गुड नाइट।